हाँ तो भाई कल अपन बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कल अपन, है ना। और यूरिन फॉर्मेशन का अपन ने देखा था कि भाई एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 स्टेप के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी में होता है भाई? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा कौन सा है? रीनल या फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, और तीसरा कौन सा है? ट्यूबुलर सीक्रेशन। कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था किसके बारे में? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था बेटा। इसमें जीएफआर के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मल जीएफआर 125 ml पर मिनट होता है, और वो किस तरह से 125 ml पर मिनट होता है, कौन कौन से फैक्टर कौन कौन से प्रेशर इससे मेंटेन करते हैं। और साथ साथ में दो नई चीजें और डिस्कस की थी अपन ने, एक तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिस्कस किया था और एक क्या पढ़ा था? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ा था, एज वेल एज नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। किसके साथ में बेटा? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के साथ में। और इसके बाद में अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा जो सेकंड जो बेटा स्टेज है यूरिन फॉर्मेशन की, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अपन सीक्रेशन को भी साथ में पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ एक पॉइंट है जिनको अपन रीएब्जॉर्प्शन के साथ में लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई कितनी स्टेप के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो कितने कहना है? 3 ही कहना है। हम पढ़ रहे हैं दूसरी और तीसरी को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में अपन ने इस स्टेप के अंदर पढ़ा था बेटा कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, कि जो रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा ट्यूबल्स के अंदर, उसका रूट क्या होता है, मतलब किन किन रूट्स के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो कितने रूट के द्वारा होता है? 2। कौन कौन से? ट्रांससेलुलर, और दूसरा कौन सा है? पैरासेलुलर। ट्रांससेलुलर का मतलब जो पीसीटी होता है, इससे जो सबस्टेंस होते हैं सेल में जाते हैं, ट्यूबुलर सेल में, फिर ट्यूबुलर सेल से किस में जाते हैं? ईसीएफ में जाते हैं, और ईसीएफ से फिर किस में चले जाते हैं बेटा? कैपिलरी में चले जाते हैं। और जो पैरासेलुलर था, कौन सा बेटा? पैरासेलुलर रूट था बेटा, इसके अंदर जो सबस्टेंसेज होते हैं वो ट्यूबुलर फ्लूइड से सीधा किस में जाते हैं? ईसीएफ में जाते हैं, ट्यूबुलर सेल में नहीं जाते। और फिर ईसीएफ से किस में चले जाते हैं? कैपिलरी के अंदर चले जाते हैं बेटा, है ना। तो ये अपन ने रूट कल की क्लास में पढ़े थे बेटा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? साइट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, कि कहां कहां पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो बेटा मेक ए हेडिंग इन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन बाय द नेम ऑफ साइट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। साइट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। भाई देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो नेफ्रॉन था, इस नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स थे बेटा? 2 पार्ट्स थे। नेफ्रॉन के पार्ट कितने थे? 2। ये वाला तो कौन सा था? ये वाला कौन सा था? रीनल कॉर्पुजल था। और ये वाला कौन सा पार्ट है? रीनल ट्यूबुल। अब रीनल ट्यूबुल के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये कौन सा पार्ट है? पीसीटी है। ये कौन सा पार्ट है बेटा? लूप ऑफ हेनले। और इसके बाद में ये जो पार्ट बच गया, इसे अपन क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे? और अभी अपन पढ़ रहे हैं साइट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, की रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां पर होता है। तो देखो 3 जगह रीएब्जॉर्प्शन होगा, या तो पीसीटी में होगा, या फिर किस में होगा? लूप ऑफ हेनले में होगा, या फिर किस में होगा? डीसीटी में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पीसीटी में कौन से सबस्टेंस का कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, लूप ऑफ हेनले में कौन कौन से सबस्टेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है और कितना कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, और साथ साथ में डीसीटी में कौन से सबस्टेंस का कहां पर कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा। तो देखो 1 बाय 1 अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीसीटी की। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं बेटा? पीसीटी की बात करते हैं। साइट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, और पहली साइट अपन पढ़ रहे हैं पीसीटी। पीसीटी बोले तो फुल फॉर्म क्या होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं।
कल की क्लास में देखा था कि तीनों जगह से सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किस में होता है, पीसीटी में होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, तो आपका आंसर क्या करना है, पीसीटी करना है। और एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं बेटा यहाँ पर, सर क्या बात कि हियर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन है अकर्स। भाई आज तो क्लास वैसे भी लेट थी, आधा घंटा लेट कर दी थी है ना, आज के वो थे, आज नवरात्र थे है ना, अंतिम था है ना। तो किन किन ने किया था नवरात्र, आप सभी ने किया था है ना, काफी बच्चों ने किया था, एक्सीलेंट। लेकिन जो करने वाले हैं वो तो भाई टाइम पे आ गए, लेकिन नहीं करने वाले लेट आ रहे हैं, क्या बात है। नवरात्र किए थे, ये भी किए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ता बनता है ना आपके इधर है ना, त्योहारों का कुछ ज्यादा ही माहौल रहता है ना। कल का दशहरा है ना, और कल तो खतरनाक रहेगा है ना, तो कल की तो छुट्टी करने में फायदा रहेगा फिर है ना। सर बोल रहे थे कि कुछ कुछ जगह रास्ते बंद रहते हैं, कुछ कुछ जगह रास्ते बंद रहते हैं, तो भाई माना कि आधे बच्चे आ गए आधे बच्चे नहीं आ गए, तो जो नहीं आए उनका लॉस हो जाएगा है ना, आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए। हाँ भाई एक बात बताओ, एक तो वैसे ही नर्सिंग के अंदर 80-20 का रेशियो है, कितने का है, 80-20 का है, और तुम 20 में और भी पीछे जाना चाह रहे हो हैं? क्या पीछे बैठने में कुछ अलग आनंद की अनुभूति होती है हैं? क्योंकि लोग तो आगे आना चाहते हैं, आप पीछे, एक तो वैसे ही एम्स ने पीछे कर दिया 20% के अंदर, और तुम और पीछे जाना चाह रहे हो है। ठीक है, इधर देखो अपन भाई, देखो जो पीसीटी है यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अब देखो पीसीटी में किस किस का कितना कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा। देखो हैव ए लुक हियर कि भाई जैसा कि अपन ने देखा था कल की क्लास में, सर क्या देखा था अपन ने कि ये हमारा रीनल कॉर्पुजल था, ये क्या था बेटा, रीनल कॉर्पुजल। इसके अंदर कौन सा आर्टीरियोल एंटर हुआ, एफरेंट आर्टीरियोल, फिर ये किस में डिवाइड हुआ, और कैपिलरी के बाद में एग्जिट क्या हुआ, इफरेंट आर्टीरियल, एंटर हुआ अफरेंट आर्टीरियल और एग्जिट हुआ कौन सा, इफरेंट आर्टीरियल। इस आर्टीरियल में क्या था बेटा, ब्लड, क्या था इसमें, और ब्लड में क्या था भाई, प्लाज्मा, ब्लड में क्या था, और यूरिन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा के वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होना, एक्सक्रिएशन होना, ये क्या कहलाता है, यूरिन फॉर्मेशन कहलाता है। प्लाज्मा के वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रिएशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, यूरिन फॉर्मेशन कहलाती है। यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर बेटा, इस ग्लोमेरुलस से, इन कैपिलरी से जो प्लाज्मा था, ये प्लाज्मा भी और प्लाज्मा के साथ साथ में प्लाज्मा में पाए जाने वाले सब्सटेंसेज, केवल किसको छोड़ करके, प्रोटीन को छोड़ करके और ब्लड को छोड़ करके, सारे के सारे सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर फिल्टर होते हैं। तो भाई ये पहला पार्ट हो गया जिसे अपन कहते हैं रीनल कॉर्पुजल। और इसके बाद में दूसरा पार्ट आता है नेफ्रॉन का, इसे अपन क्या कहते हैं, रीनल ट्यूबुल। लेकिन ये कौन सी रीनल ट्यूबुल है, पीसीटी। ये कौन सी है, जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ है बेटा, इसके अंदर सारे के सारे सब्सटेंसेज है बेटा। इस फिल्टर्ड फ्लूइड को अपन क्या कहे थे, ट्यूबुलर फ्लूइड, क्या कहे थे, और इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फ्लूइड। ये कंपोजिशन में किसके समान होता है, प्लाज्मा के समान, किसके समान होता है। तो यूं समझो कि ये जो फिल्टर होके आया है इन ट्यूब्स के अंदर, ये प्लाज्मा ही है, ये क्या है, बस हम इसे लोकेशन के आधार पर ट्यूबुलर फ्लूइड या फिर ग्लोमेरुलर फ्लूइड कह रहे हैं, बल्कि रियलिटी में है क्या, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा है। तो भाई इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर एमाइनो एसिड भी है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। मतलब कि प्लाज्मा में जो कुछ होता है वो सब कुछ इसके अंदर है बेटा। अब देखो, अगर
ये जो प्लाज्मा है या फिर ट्यूबुलर फ्लूइड है, इससे होता हुआ अगर ग्लूकोज का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, तो सीरम ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर एमाइनो एसिड का लॉस हो गया तो बॉडी के अंदर एमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिससे प्रॉपर क्या नहीं होएगा, सेल डिवीजन नहीं होएगा बेटा। इसके अलावा अगर यहां से वाटर का ज्यादा लॉस हो गया, जितना वाटर आया उतना क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड में क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब हाइपोवोलेमिया हो जाएगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा। और हाइपोटेंशन हुआ तो TFR, टिश्यू परफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब शोक में चला जाएगा पेशेंट, किसमें चला जाएगा। तो ऐसा नहीं हो बेटा। तो अब देखो भाई यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर फ्लूइड है बेटा, इसके अंदर से किसमें, पीसीटी में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का 100 में से 100% क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। मतलब जितना भी ग्लोमेरुलस से जो प्लाज्मा फिल्टर हुआ था, और इस फिल्टर्ड प्लाज्मा के अंदर या ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर जितना भी ग्लूकोज है, सारे के सारे का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। यस और नो। अब इसके अंदर जो एमाइनो एसिड थे भाई साहब, इसके एमाइनो एसिड का भी टोटल 100 में से 100% क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। एमाइनो एसिड भी क्या होते हैं, 100 में से 100% रीएब्जॉर्ब होते हैं बेटा। इसीलिए यहां से ये भारी क्वेश्चन हो गया, क्या क्वेश्चन हो गया कि ग्लूकोज का 100% रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, पीसीटी में। एमाइनो एसिड का मैक्स 100% रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी के अंदर होता है। या फिर इसके उल्टा वाइस वर्सा भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि विच ऑफ द सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब 100% इन पीसीटी, निम्न में से कौन सा सब्सटेंस 100 में से 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के अंदर। तो बेटा या तो ऑप्शन में ग्लूकोज आएगा या फिर क्या आएगा, केवल दो ही ऐसे सब्सटेंस हैं जो पीसीटी के अंदर 100 आउट ऑफ 100% क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। केवल कितने सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस। फिर एक सब्सटेंस और बेटा जो कि एसिड बेस को क्या रखता है, बैलेंस रखता है, SCO3 आयन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, इस SCO3 आयन का भी 80 से 90% रीअब्जॉर्प्शन किसमें होता है, पीसीटी में। 80 से 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा किसका, SCO3 आयन का, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन का बेटा। अब देखो इसके बाद में जो बच गए हैं, कौन बच गए, सोडियम बच गया, पोटेशियम बच गया, क्लोराइड बच गया, और H2O यानी क्या बच गया, वाटर बच गया। तो देखो भाई सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी 65% पीसीटी में होता है, पोटेशियम का भी 65% किसमें होता है, पीसीटी में होता है, और आपका क्लोराइड है इसका 65 से कितना बेटा, 70% रीअब्जॉर्प्शन किसमें होता है, पीसीटी में होता है। H2O वाटर का भी 65 से 70%, 65 से 70% रीअब्जॉर्प्शन किसमें होता है, पीसीटी के अंदर होता है। तो बेटा अब यहाँ पर एक आइडिया आप मोटा मोटा लगा लो, इन सभी फिगर्स को रट पाना पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, इन सभी फिगर्स को रट पाना पॉसिबल नहीं है। नहीं पता नहीं कब 70 का 65 हो गया और कब 65 का 75, मैंने वो बताया था ना, पता ही नहीं लगेगा कब हाउ आर यू का हु आर यू हो जाएगा, है ना। हाँ, बातों की। तो इन फिगर्स को रटवाना पॉसिबल नहीं है। सर आप कैसे ध्यान में रखते हो, तो भाई ध्यान में रखने का एक ही तरीका है कि हमने पहली ही लाइन कही कि पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, तो जो भी सब्सटेंसेज होते हैं इनका 50+% मतलब 50 से भी ज्यादा % रीअब्जॉर्प्शन किसमें हो जाता है, पीसीटी, जिसमें से मोटा मोटे ग्लूकोज और एमाइनो एसिड तो 100 में से 100 क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी अब जो बच गए हैं इनका 60 से 70, एक मोटा मोटा आइडिया रखो कि 60-70% के बीच में रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितने के बीच में, अब देख लो भाई, सोडियम भी 60-70 के बीच में आ रहा है, पोटेशियम भी 60-70 के बीच में आ रहा है, क्लोराइड भी 60-70 के बीच में आ रहा है, वाटर भी 60-70 के बीच में आ रहा है। केवल किसको छोड़ करके, HCO को छोड़ करके। किसको छोड़ करके, ये 80 से 90% होता है। ये कितना रीअब्जॉर्ब होता है बेटा,
80 से 90%। और एक बात और ध्यान रखना, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका रीएब्जॉर्प्शन कभी परसेंटेज में नहीं होता है। इनका रीएब्जॉर्प्शन किसमें नहीं होता, पर इनका जो रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ये होता है वेरिएबल रीएब्जॉर्प्शन। कैसा होता है, वेरिएबल का मतलब कम भी होता है और ज्यादा भी। तो सर कम होगा या ज्यादा, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है सीरम कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीरम कैल्शियम और मैग। अगर ब्लड में कैल्शियम मैग्नीशियम का लेवल कम है तो इनका रीएब्जॉर्प्शन है ज्यादा होगा। अगर ब्लड में कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल ठीक ठाक है तो रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। यानी कि इन दोनों का रीएब्जॉर्प्शन बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार। और कोई फिक्स नहीं है कितना परसेंट होता है, ये वेरिएबल होता है। कभी 50% भी होता है, कभी 10% रीएब्जॉर्ब होता है, कभी 80% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कैसा है, वेरिएबल। कैसा है बेटा इनका, वेरिएबल। तो देखो भाई, ये सबस्टांसेस इतनी कंसंट्रेशन में या मात्रा में पीसीटी के अंदर क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए अपन ने कहा था कि पीसीटी भी क्या होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है बेटा, अब लिखो बेटा, यहां से ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, साथ कितना हुआ, 100 में से 100%। ठीक है सर, लिखो दूसरा एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड, इसका भी रीएब्जॉर्प्शन हुआ बेटा, कितना, 100 में से 100%। तीसरा जो सबस्टांस था इसका ज्यादा हो रहा था वो कौन सा था, SCO3। SCO3 बोले तो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। सर इसका कितना होता है बेटा, इसका होता है 80 से 90%। कितना होता है, 80 से 90% रीएब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट आयन का, है ना। लेकिन एमाइनो एसिड और ग्लूकोज का कितना होता है, 100 में से 100% रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। अब देखो भाई, दूसरी अगला जो तथ्य है, देखो बोलने में सीक्वेंस में सेम सा आता है, यानी कि एक लय बन जाती है, एक रिदम बनती है। सर किसकी रिदम बनती है कि साहब, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, किसकी रिदम बनती है, सोडियम। देखो बोलने में एक लय में आते हैं ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम है, तो इनका रीएब्जॉर्प्शन भी लगभग सेम सा है। लगभग क्या है, सेम सा है। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कितना होता है पीसीटी में, 65%। पोटेशियम का भी कितना होता है, 65%। कैल्शियम का थोड़ा, इसका क्लोराइड का थोड़ा सा ज्यादा होता है, इससे 70% तक हो जाता है बेटा। और अब जो बचा है बेटा, कौन बचा है, वाटर, H2O। हाँ, H2O जिसे अपन वाटर बोलते हैं, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है 65 से 70%। 65 से 70% कितना होता है, 65 से 70%। और एक तथ्य और लिख लेना बेटा, जो अपन ने देखा था किसका, कि सर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बेटा इनका होता है वेरिएबल, वेरिएबल रीएब्जॉर्प्शन। वेरिएबल कहे तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जितने की हमारी बॉडी में आवश्यकता है बेटा कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, उतना ही क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। कहने का मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो मोटा मोटा एक आइडिया आपको लगा, क्या लगा, ये कैमरा चल रहा है ना, मोटा मोटा आइडिया लगा कि लगभग 60-70% के आसपास पीसीटी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन एमाइनो एसिड का 100% होता है, ग्लूकोज का भी क्या होता है, 100% होता है बेटा।
है ना। और देन इसके साथ साथ में SCO3 आयन का भी मैक्सिमम होता है 80 से 90%। अब बाकी जो बच गए हैं, सोडियम बच गया, पोटेशियम बच गया, क्लोराइड बच गया, इनका मतलब 65-70 के बीच में होता है। सोडियम पोटेशियम तो है 65% क्लोराइड है 70% और एग्जैक्टली वाटर का होता है 65 से 70% के बीच। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? तो देखो भाई, आपने देखा कि इसीलिए अपन ने कहा था कि पीसीटी में मैक्सिमम क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, जो कि फिगर्स हमारी आंखों के सामने हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है कि साहब पीसीटी में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब दूसरा जो पार्ट आता है बेटा रीनल ट्यूबल का, उसे क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। इसे कहा जाता है बेटा लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। एक बार मैं और आपको बेटा एक आइडिया दे रहा हूं, है ना, क्या कि भाई ये था हमारा बोमेंस कैप्सूल, है ना, और ये इसमें अफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल आगे और एग्जिट हो गए, है ना। तो ये पूरा पार्ट बन गया रीनल कॉर्पुजल। क्या बन गया ये? और रीनल कॉर्पुजल के नीचे ये जो है बेटा, ये है पीसीटी। ये क्या है? पीसीटी है बेटा। और आप देख पा रहे हैं पीसीटी के बाद में ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट क्या है, लूप ऑफ हेनले। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, लूप ऑफ हेनले। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले में कौन से सब्सटेंस का कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले में कौन से सब्सटेंस का कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है। भाई देखो, ग्लूकोज का तो पूरा रीएब्जॉर्प्शन हो गया था, अब हो गया था, है ही नहीं तो क्या रीएब्जॉर्प्शन होएगा, 100 में से 100% हो गया था। एमाइनो एसिड का भी 100 में से 100% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया था, पीसीटी में हो गया था। तो लूप ऑफ हेनले में इनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। होगा कहाँ से, होंगे तभी तो होगा ना, लेकिन होते ही नहीं है ये। मतलब लूप ऑफ हेनले के अंदर जो ट्यूबुलर फ्लूइड होता है, इसके अंदर ग्लूकोज और एमाइनो एसिड होता ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का तो 100% रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो गया था, पीसीटी के अंदर ही हो गया था। किसमें हो गया था? अब इसके बाद में एक तीसरा था साहब, जिसका नाम क्या था, SCO3 बाइकार्बोनेट आयन। पीसीटी में कितना % रीएब्जॉर्प्शन हुआ था, 80 से 90। कितना हो गया था? तो अब कितना बच गया है, 10 से 20 बच गया है। कितना बच गया है? तो बेटा 10 से 20% रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो अपन कहें कि साहब SCO3 का कितना रीएब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर, तो बेटा वो होएगा कितना, 10 से 20% होगा, क्योंकि 80 से 90% तो पीसीटी में ही हो गया था, है ना। अब बचा कितना है, 10%। तो इस 10% का किस में हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले के अंदर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? अगली बात करें अपन बेटा यहाँ से वही 3 नाम जो सीक्वेंस से आते हैं। हाँ, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। तो अरे भाई साहब, क्या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आ गया। तो सोडियम पोटेशियम और 3 नंबर पे क्या था बेटा, क्लोराइड था। सोडियम पोटेशियम और क्या था, क्लोराइड। देखो भाई, सोडियम का लगभग 65% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया था, पीसीटी में हो गया था। सोडियम का 65% रीअब्जॉर्प्शन किसमें हो गया था, पीसीटी में। अब लगभग कितना बचा है, 35% बचा है। कितना बचा है बेटा, 35% बचा है। देखो भाई, इस 35% में से भी 20% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले में। आपका ये 2 नंबर पे था बेटा पोटेशियम। क्या था, पोटेशियम। इसका भी लगभग 65% कहाँ हो गया था, पीसीटी में हो गया था। तो इसका भी लगभग 20% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। क्या होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले में। अब बचा है भाई क्या, क्लोराइड। क्या बचा है, क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन 20 से 25% होता है लूप ऑफ हेनले में। मतलब कि सोडियम पोटेशियम से थोड़ा सा आगे ज्यादा होता है,
20 से 25% रीएब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले में। अब एक चीज जो बच गई है बेटा, वो क्या बच गई है, वोटर। वो क्या बच गई है, वोटर। वोटर का रीएब्जॉर्प्शन कितना होगा बेटा, वोटर का रीएब्जॉर्प्शन 15 से 20%। कितना होगा, 15 से 20%। नेवर बी कंफ्यूज, और रटने की आवश्यकता नहीं है भाई। देखो 60-70 के बीच में पीसीटी में हो रहा है, 60-70 के बीच में किस में हो रहा है, पीसीटी में। अब लगभग 15-20 के आसपास किस में हो रहा है, लूप ऑफ हेनले। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर भी नहीं याद रहता है तो भी तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक आइडिया जान रखना कि लगभग 15-20% रीएब्जॉर्प्शन होता है। कितना होता है, देखो SiO3 भी 15-20 की रेंज में आ रहा है, सोडियम भी 15-20 की रेंज में आ रहा है, पोटेशियम भी 15-20 की रेंज में आ रहा है, क्लोराइड भी इसी में आ रहा है, वाटर भी इसी में आ रहा है। तीनों का, इन सभी का एग्जैक्ट फिगर रटवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक रफली आइडिया रखना कि लूप ऑफ हेनले में लगभग 15-20% का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। 15-20% क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। एक्यूरेटली बात करें तो SiO3 10 से 20 होता है, सोडियम होता है कितना, 20%, पोटेशियम भी 20%, क्लोराइड का थोड़ा सा ज्यादा 20 से 25%, और वाटर का भी इतना ही लगभग 15 से 20%। देन इसके साथ साथ में एक बात और ध्यान रखना बेटा, साथ साथ में यहीं पर आप मेंशन कर लेना, जैसे कि अपन बात कर रहे थे बेटा किसकी, पीसीटी की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे अपन, पीसीटी की बातें कर रहे थे कि पीसीटी में प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर ग्लूकोज और एमाइनो एसिड का तो पूरा 100 में से 100% क्या हो गया था, रीएब्जॉर्प्शन हो गया था बेटा। यहां से एक बात और ध्यान रखना बेटा, ऐसे एरो लगा करके, यानी कि ऐसे बीच में एक लाइन लगा करके या बॉक्स बना करके यहीं पर मेंशन कर लेना। क्या मेंशन कर लेना कि पीसीटी में सीक्रेशन होता है। क्या होता है बेटा, सीक्रेशन होता है। सर किस किस का सीक्रेशन होता है पीसीटी के अंदर, एक तो H+ आयन का, किसका सीक्रेशन होता है, H+ आयन का सीक्रेशन होता है, ठीक है सर। और किसका सीक्रेशन होता है बेटा, एक होता है अमोनिया का, एक किसका होता है, अमोनिया का सीक्रेशन होता है, यस अमोनिया। और तीसरा जो सीक्रेशन होता है बेटा वो होता है क्रिएटिनिन का। किसका होता है, क्रिएटिनिन, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा, क्रिएटिनिन, है ना। देखो ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते, ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की तरह इसकी भी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो जो ट्यूबल्स होते हैं, पीसीटी होती है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, इनमें जो ट्यूबुलर सेल्स होती है, इनके द्वारा H+ आयन को, अमोनिया को और क्रिएटिनिन को किसमें सीक्रेट कर देती है, ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, और यूरिन के थ्रू ये क्या हो जाता है बेटा, एक्सक्रिएट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस का रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, तो रीएब्जॉर्प्शन तो ग्लूकोज का हो गया, एमाइनो एसिड का हो गया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का हो गया बेटा, कैल्शियम मैग्नीशियम का हो गया जो कि वेरिएबल है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन सीक्रेशन पीसीटी में किसका हुआ है, H+ आयन का हुआ है। किसका हुआ है, और साथ साथ में किसका, अमोनिया का, और किसका बेटा, क्रिएटिनिन का। किसका, क्रिएटिनिन का। इनका क्या होता है, सीक्रेशन होता है। फिर अपन ने बात की बेटा लूप ऑफ हेनले की। किसकी बात की, लूप ऑफ हेनले की बात की। लूप ऑफ हेनले में SiO3 का रीएब्जॉर्प्शन कितना, 10 से 20%, सोडियम का कितना, 20%, पोटेशियम का कितना, 20, क्लोराइड थोड़ा सा के ज्यादा 20 से 25, और वाटर का कितना होता है, 15 से 20% क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर ध्यान रखना कि सर ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके अंदर सीक्रेशन किसका होता है, इसके अंदर सीक्रेशन किसका होता है, तो ध्यान रखना बेटा यूरिया का सीक्रेशन होता है।
लूप ऑफ हेनले में किसका सीक्रेशन होता है बेटा? यूरिया का सीक्रेशन होता है। तो बेटा ये एक अलग चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का सीक्रेशन रीनल ट्यूबल के कौन से पार्ट में होता है, तो कौन से पार्ट के अंदर होता है बेटा? अब देखो लूप ऑफ हेनले में जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, लूप ऑफ हेनले के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा? डिसेंडिंग, दूसरा कौन सा? हेयर पिन बेंड, और तीसरा कौन सा बेटा? तो अगर आपसे पूछे कि साहब यूरिया का सीक्रेशन लूप ऑफ हेनले में होता है, ठीक है, लेकिन लूप ऑफ हेनले के अंदर भी यूरिया का सीक्रेशन कहां पर होता है, ऐसा अगर पूछे तो आपको बेटा आंसर देना है कि दूसरे पार्ट में, जिसका नाम क्या है? हेयर पिन बेंड। क्या नाम है? हेयर पिन बेंड। हेयर पिन बेंड के अंदर लूप ऑफ हेनले में किसका सीक्रेशन होता है? यूरिया का सीक्रेशन होता है। नेवर बी कंफ्यूज बेटा, ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है? लूप ऑफ हेनले है ना। तो इसका नीचे की तरफ, ये जो पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ट्रांसवर्स पार्ट है बेटा, इसे कहते हैं हेयर पिन बेंड, है ना। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं क्या? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यूरिया का सीक्रेशन कहां पर होता है? यहां पर होता है हेयर पिन बेंड में। कहां पर होता है? हेयर पिन बेंड के अंदर सीक्रेशन होता है किसका? यूरिया का। किसका एब्जॉर्प्शन? हाँ 3। देखो भाई पीसीटी में तो आपने पढ़ाई किस किस का रीअब्जॉर्प्शन कितना कितना होता है। लूप ऑफ हेनले के अंदर भी आपने पढ़ा। अब ग्लूकोज का नहीं होता है ही नहीं तो कहां से होगा? एमाइनो एसिड का भी लूप ऑफ हेनले में नहीं होगा, है ही नहीं तो कहां से होगा? बाकी जितने सबस्टेंस होते हैं सभी का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। हाँ हालांकि थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। पीसीटी की तुलना में लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 15-20% ही हो रहा है। पीसीटी में 60-70% हो रहा था, कुछ कुछ तो 100% भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या होता है? कम होता है। देखो इसका भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा याद रखने का। एक बार आप सारे फिगर एक बार ध्यान से कर लो, है ना। सारे फिगर एक बार देख लो, फिर इसके बाद में रटना कुछ भी नहीं है, बस एक मोटा मोटा आपको आइडिया रखना है, जिसका तरीका मैं आपको बताऊंगा बेटा। अब इसके बाद में तीसरा जो पार्ट आता है भाई पीसीटी, इसका रीनल ट्यूबल का, वो कौन सा आता है? डीसीटी आता है। वो कौन सा आता है? रुको एक बार, डीसीटी मत लिखो एक बार, है ना। एक नोट लगाओ एक बेटा, है ना। एक नोट लगाओ और नोट के अंदर 2-3 बातें लिखो, है ना। नोट लगाओ और नोट में क्या लिखो? 2-3 बातें। सर क्या क्या बातें? जैसा कि आप देखे थे, ये तो पीसीटी है भाई, ये क्या है? पीसीटी, है ना। पीसीटी के बाद में ये वाला जो पार्ट है बेटा, इस पार्ट को अपन कहते हैं लूप ऑफ हेनले, है ना। और लूप ऑफ हेनले के बाद में ये वाला जो पार्ट आता है, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? डीसीटी। दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज डीसीटी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लूप ऑफ हेनले हैं 3 पार्ट है। ये तो कौन सा हो गया? डिसेंडिंग। ये कौन सा हो गया? हेयर पिन बेंड। और ये पार्ट कौन सा हो गया? असेंडिंग। ये हो गया असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। बेटा मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं क्या कि इस लूप ऑफ हेनले में वोटर का 15 से 20% क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। वोटर का क्या होता है? 15 से 20% क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन यहां से भी सवाल ये कि लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट में कहां पर वोटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है और कहां पर वोटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो देखो बेटा ये क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये क्या है? इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर तो बेटा वोटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? वोटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले क्या होता है, परमिएबल होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट तथ्य, ये जो असेंडिंग लूप ऑफ फेनले है, क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ फेनले है बेटा, ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए इम्परमिएबल होता है। मतलब असेंडिंग लूप ऑफ फेनले में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है नहीं होता। तो आपसे पूछेगा कौन से में होता है और कौन से में नहीं होता। तो डिसेंडिंग में तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है, सॉरी होता है, और असेंडिंग के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन है नहीं होता। तो यहां से नोट लगा करके मेंशन करना बेटा, और नोट नंबर 1 में आप लिखना, सर क्या लिखना है बेटा, ये लिखना है कि लोअर सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग, लोअर सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, lower segment of descending loop of Henle is permeable for reabsorption of water। कि साहब डिसेंडिंग वाला तो परमिएबल होता है, मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन होता है डिसेंडिंग के अंदर, है ना, लेकिन जो असेंडिंग वाला है उसमें रीएब्जॉर्प्शन है नहीं होता। सो आपको ध्यान में रखना है असेंडिंग सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ फेनले is always impermeable, for reabsorption of water। मोटा मोटा आपको ऐसा ही ध्यान रखना है कि डिसेंडिंग में तो रीएब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। परमिएबल का मतलब होता है फेवरेबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन, इम्परमिएबल का मतलब होता है अनफेवरेबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन। सो डिसेंडिंग तो होता है फेवर में रीएब्जॉर्प्शन के, किसके रीएब्जॉर्प्शन के, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, और जो असेंडिंग में होता है वो फेवर में नहीं होता, मतलब असेंडिंग में क्या नहीं होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। और जैसा कि अब आप जान गए हो कि लूप ऑफ फेनले में 15 से 20% ही वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, और जो भी कहां पर होता है, लोअर सेगमेंट में होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले के। मतलब डिसेंडिंग जो लूप ऑफ फेनले है केवल उसी के अंदर क्या होता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन होता है। इतनी बात क्लियर है। तो बेटा अपन ने यहां से डिस्कस किया लूप ऑफ फेनले में किस किस का कितना कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, और आपने देखा कि बाइकार्बोनेट आयन का 10 से 20% होता है, सोडियम पोटेशियम का कितना होता है, 20-20 होता है, क्लोराइड का 20 से 25 होता है, और वाटर का कितना होता है। और लूप ऑफ फेनले में सीक्रेशन किसका होता है, यूरिया का। कौन से पार्ट में होता है, हेयर पिन बैंड के अंदर सीक्रेशन होता है। चलो भाई अगले तथ्य की बात करते हैं, और तीसरा जो पार्ट आता है उसे अपन कहते हैं डीसीटी। तीसरे पार्ट को अपन क्या कहते हैं भाई, डीसीटी कहते हैं। डीसीटी बोले तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। यस, फिर से आप देख सकते हो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाली ये तो बेटा आपका है रीनल कॉर्पुजल, है ना, और इसके नीचे ये जो पार्ट है ये है रीनल ट्यूबल का। दीज आर दी रीनल ट्यूबल। ये पीसीटी है, पीसीटी के बाद में ये लूप ऑफ फेनले है ना, ये डिसेंडिंग पार्ट, ये हेयर पिन बैंड, और ये हो गया कौन सा, असेंडिंग पार्ट। और फिर इसके बाद में आती है बेटा क्या, डीसीटी। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये क्या है, डीसीटी। यहां से लेकर के और यहां तक इसको अपन क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल।
अब देखो भाई, रीएब्जॉर्प्शन के आधार पर इस डीसीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? रीएब्जॉर्प्शन के आधार पर डीसीटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सर दो पार्ट कौन कौन से में डिवाइड किया गया है और कैसे डिवाइड किया गया है? ऐसे डिवाइड किया गया, यहां से लेकर के और यहां तक का ये जो डीसीटी है बेटा, इसे कहते हैं अर्ली डीसीटी। इसे क्या कहते हैं? अर्ली डीसीटी, मतलब कि शुरुआत का डीसीटी। और इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है बेटा डीसीटी का, इसे कहा जाता है लेट डीसीटी। इसे क्या कहा जाता है? लेट डीसीटी। भाई देखो, वाटर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता तो है अर्ली डीसी में भी और लेट डीसीटी में भी, लेकिन अर्ली डीसीटी में कुछ अलग परसेंटेज में रीएब्जॉर्प्शन होता है इनका, और लेट डीसीटी के अंदर कुछ अलग परसेंटेज में क्या होता है बेटा? इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। इस आधार पर अपने डीसीटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई यहाँ पर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो रहा था, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा होता है, यहाँ वाटर का थोड़ा ज्यादा हो रहा था, या वाटर का थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस आधार पर डीसीटी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में, अर्ली डीसीटी और लेट डीसीटी। तो साहब अगर अपन बात करें यहां से कि डीसीटी में कौन से सब्सटेंस का और कितना कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो भाई देखो अब मैक्सिमम जो फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं कि भाई डीसीटी को भी अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। पहले कौन सा था? अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी, भाई अर्ली डीसीटी में किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होता है? तो साहब यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम का भी। किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? सोडियम Na+, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा। यहाँ पर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होता है क्लोराइड का भी, है ना। यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा किसका? वाटर का भी। किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है? यहाँ पर वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। देखो भाई फिगर्स को देखो भाई, लगभग 70%, लगभग कितना, या एग्जैक्ट फिगर में अपन कहें तो 65% तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो गया था, और लगभग 20% रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो गया था? लुपोफिल में। किसका? सोडियम की बात कर रहे हैं। तो देखो 60 और 20 कितने हो गए? 85 हो गए। कितने हो गए? तो अब लगभग कितना बचा है? 15 बचा। कितना बचा है? तो बेटा इन 15% में से 5 से लेकर के 8% के बीच में तो किस में होता है? अर्ली डीसीटी में। और लगभग इतना ही 5 से 9% किस में होता है? लेट डीसीटी में। मतलब 15 में से आधा आधा हो गया, 8% यहाँ पर हो गया, 8% किस में हो जाएगा? आगे हो जाएगा। एग्जैक्टली कहते हैं 5 से 8%। कितना कहते हैं? बात रहती है बेटा क्लोराइड की। बात किसकी रहती है? क्लोराइड की रहती है। तो भाई क्लोराइड के फिगर की अगर अपन बात करें, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, है ना, 3 नंबर पे था, तो लगभग 70% रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा था? पीसीटी में हो रहा था। ठीक है सर। फिर लगभग 20 से 25% रीएब्जॉर्प्शन कहां पर हो रहा था? अब देख लो भाई 70 और 25 कितने हो गए? 95 हो गए। कितने हो गए? कितना बचा है? 5% बचा। कितना बचा है? अब जो 5% बच गया बेटा, उसका रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? अर्ली डीसीटी में ही हो जाता है। और क्लोराइड हो गया पूरा 100%। अब लेट डीसीटी में कुछ बचा नहीं, तो फिर रीएब्जॉर्प्शन है काहे में होगा बेटा? क्योंकि यहीं पर 100 का फिगर क्या हो गया? पूरा हो गया। यस और नो? 3 नंबर पे बात करते हैं अपन वाटर की। 3 नंबर पे किसकी बात करते हैं? वाटर की। जरा ध्यान से देखना लल्ला। सर क्या देखना कि लगभग 65 से 70%, हम एक फिगर ले लेते हैं 70% का, किसमें हो गया था रीएब्जॉर्प्शन, और 15 से 20% किसमें हो गया था? तो कितना हो गया? 80, 85, लगभग 85 से 90% हो गया। कितना हो गया? कितना बचा है भाई? देखो यहां पर भी रेंज कहे ना, अगर अपन पीसीटी में कहे तो 65 से कितना होता है? 70 होता है।
और जो लूप ऑफ एन लेते हैं यहाँ पर कितना होता है 15 से 20%, तो 65 और 15 कितना हो गया 80 हो गया है ना, और ये कितना हो गया 90, मतलब 80 से 90% तो वोटर का रिएब्जॉर्प्शन है हो चुका है, 10 से 20% ही बचा है। कितना बचा है? तो भाई देखो अब इसमें से भी जो लगभग 10-20% वोटर बचा है बेटा, इसमें से भी 12 से 15%, कितना परसेंट 12 से 15% जो वोटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है बेटा, वो किस में होता है? अर्ली डीसीटी में होता है। कितना परसेंट होता है? 12 से 15% किसमें होता है? अर्ली डीसीटी में। अब 1-2-3% बचा है जो किसमें हो जाएगा? लेट डीसीटी में हो जाएगा। तो 12 से 15% किसमें हो गया? अर्ली डीसीटी। तो भाई देखो इस प्रकार से 3 चीजों का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। सोडियम का हुआ 5 से 8%, बचाई लगभग इतना ही था है ना। क्लोराइड का कितना हो गया? 5%, क्लोराइड पूरा हो गया 100 का 100। और वाटर का कितना हुआ है? 12 से 15। अब जो दूसरा पार्ट आता है बेटा डीसीटी का, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? लेट डीसीटी कहते हैं। और भाई लेट डीसीटी के अंदर एक तो बच गया अब सोडियम, और एक क्या बच गया? वाटर बच गया। क्या बच गया बेटा? वाटर बच गया। तो देखो भाई सोडियम 15% बचा था हमारे पास, 5 से 8% तो यहाँ पर हो गया, और 5 से 9% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? लेट डीसीटी में। कहाँ हो जाता है? लेट डीसीटी में। वाटर कितना बता था? 80 से 90 तो हो गया, 10 से 20% बचा है, इसमें 12 से 15 तो कहाँ हो गया? अर्ली डीसी में। अब जो 2-4% बचा है, मतलब 2 से 3% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो बचा है वो कहाँ पर हो जाता है? लेट डीसीटी के अंदर हो जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे रटने की आवश्यकता नहीं है, और रटोगे तो आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। रटोगे तो आपको क्या होगा बेटा? लेकिन बेटा यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से पार्ट में किसका कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन बेटा इन डाटास को देख करके अब आपको क्या नहीं होना चाहिए? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखो डीसीटी में ब्रैकेट डाल करके एक बात और मेंशन कर लो। सर क्या बात मेंशन कर ले? कि डीसीटी में सीक्रेशन किसका होता है? तो बेटा डीसीटी में सीक्रेशन किसका होता है? H+ आयन का। केवल किसका सीक्रेशन होता है? H+ आयन का। देखो पीसीटी में 3 चीजों का सीक्रेशन हो रहा था, H+ का भी हो रहा था, अमोनिया का भी हो रहा था, और क्रिएटिनिन का भी हो रहा था। लूप ऑफ एनले में एक ही चीज का होता है, यूरिया का। और डीसीटी के अंदर भी केवल एक ही चीज का होता है, और किसका होता है? H+ आयन का क्या होता है? क्या होता है? सीक्रेशन होता है। अब देखो जैसे कि अपन ने रीएब्जॉर्प्शन की बात की है ना, तो भाई हमें पता है कि रीनल ट्यूबल के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहले वाला पार्ट कौन सा है? पीसीटी है। दूसरे वाला पार्ट कौन सा है? लूप ऑफ एनले। तीसरा पार्ट कौन सा है? डीसीटी है। अब देखो भाई मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन तो किसमें हो जाएगा? ग्लूकोज 100 में से क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। एमाइनो एसिड भी 100 में से, जो SO3 आयन है ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। कितना? 80 से 90%। अब बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट बच गए हैं, जैसे सोडियम बच गया, पोटेशियम बच गया, क्लोराइड बच गया, तो ये इसका भी 65%, ये भी क्या 65%, ये 65 से 70%, या फिर हम एक सब में कहें तो 70 कह देते हैं। और जो वाटर होता है, वाटर इसका कितना होता है? यानी कि 60-70 के बीच में, 60-70 के बीच में रीअब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है? पीसीटी में हो रहा है। बाकी 100 तो ग्लूकोज और एमाइनो होएगी। बाइकार्बोनेट भी कितना हो गया? मैक्सिमम 80 से 90 हो गया। अब बात करते हैं लूप ऑफ एनले की। किसकी बात करते हैं बेटा? अब यहाँ पर एमाइनो एसिड भी पूरा हो गया, ग्लूकोज भी क्या हो गया? पूरा हो गया। अब क्या बचा है? SO3 है ना। तो पीसीटी में 80-90 हो गया, तो यहाँ पर बचा हुआ और हो जाएगा 10 से 20%, है ना। अब भाई देखो 65% लगभग सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पीसीटी में हो रहे हैं, तो लगभग 15-20 के आसपास किसमें होते हैं? लूप ऑफ एनले। तो साहब सोडियम भी कितना परसेंट? 20%।
पोटेशियम भी कितना परसेंट, क्लोराइड थोड़ा सा ज्यादा है 25%, वाटर भी लगभग इतना ही है 15-20, वाटर भी कितना है, तो एक रफ आइडिया है 15-20% किसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, लूप ऑफ एल में। अब बच गई है भाई साहब क्या, डीसीटी बच गई है, इसके भी कितने पार्ट, अर्ली और लेट डीसीटी। अब देखो साहब वाटर का तो लगभग अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम 65% तो कहाँ हो गया, पीसीटी में, कितना हो गया, पीसीटी में कितना हो गया 65%, लूप ऑफ एल में कितना हो गया 20%, ये देख लो कितना बचा है 15-20 बचा है, कितना बचा है 15-20 बचा है, तो 15-20 में आधा तो अर्ली में हो जाएगा और आधा लेट में। एक फिगर में कहते हैं आधा का मतलब 5 से 8 अर्ली में और 5 से 9 किसमें। अब बात करें क्लोराइड की, किसकी बात करें, क्लोराइड, देख लो भाई 70% तो कहाँ हो गया, पीसीटी में हो गया, और 25% कहाँ पर हो गया बेटा, लूप ऑफ एल में हो गया। जोड़ो कितना होता है 95, कितना बचा है, पहले डीसीटी में अर्ली डीसीटी आता है लेट डीसीटी, तो पहले क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन किस में हो जाएगा बेटा, अर्ली, मतलब कि 5 में से 5% क्या हो जाएगा, अर्ली में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बात बचती है भाई किसकी, वाटर की, कितनी किसकी बात बढ़ती है, तो 80-90% तो ऑलरेडी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, हो चुका है, 10-20% बचा है, जिसमें से भी मैक्सिमम तो किसमें हो जाएगा, अर्ली में ही, यानी कि लगभग 12 से 15 है ना, और बच गया है जो 2-3% वो किसमें हो जाएगा, पोटेशियम नहीं बेटा, अभी देखो 2-3% रीअब्जॉर्प्शन इसका वाटर का किसमें हो गया बेटा, सॉरी हाँ वाटर किसमें हो गया, लेट डीसीटी में हो गया। किसकी बात कर रहे हो, हाँ पोटेशियम का नहीं होता है बेटा, पोटेशियम लगभग 65% कहाँ हो रहा है और लगभग 20% कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है 85%। अब जो 10 से 15% बच गया है ये यूरिन के साथ में एलिमिनेट हो जाता है, ये किसके साथ में एलिमिनेट होता है बेटा, यूरिन के साथ में एलिमिनेट। और आपके दो जो इलेक्ट्रोलाइट बचे हैं सर कौन कौन से, एक तो कैल्शियम और एक कौन सा, मैग्नीशियम। ध्यान रखना इन दोनों का रीअब्जॉर्प्शन वेरिएबल होता है, क्या होता है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि कहाँ कितना होगा, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना क्या होता है इनमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो भाई ये बात थी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन की। अब देखो ये सब रीअब्जॉर्ब होने के बाद में ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, एमाइनो एसिड जितना होना था हो गया, बाइकार्बोनेट जितना होना था हो गया बेटा, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम वाटर जितना रीअब्जॉर्प्शन होना था हो गया। अब जो बच गया है, अब जो बच गया है इसमें थोड़ा वाटर भी है, 1-2% उसके अंदर सोडियम भी है, 5-10% उसमें पोटेशियम भी है, 2-4% उसके अंदर क्लोराइड भी है, और यूरिया तो खूब है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है ना, अमोनिया है ना, H+ आयन है, ये यूरिन के थ्रू क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाए, यानी कि ये सब रीअब्जॉर्ब होने के बाद में अब जो बच गया है वो यूरिन है, अब जो बच गया है वो क्या है बेटा, यूरिन है। तो भाई देखो इस प्रकार से नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है भाई एक दिन के अंदर कितने में, एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है, यूरिन बनता है, 1 से 1.5, बल्कि फिगर्स को देखो जीएफआर कितना था 125 ml, 125 ml पर मिनट था, जीएफआर था हमारा 125 ml पर मिनट है, पर मिनट था। अगर पर डे का निकाले तो कितना आता है 180 लीटर पर डे का, पर डे का जीएफआर कितना आता है 180 लीटर पर डे। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ग्लोमेरुलस से एक दिन में 180 लीटर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, कितना होता है 180। अब इसमें से
सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाने के बाद में केवल 1 से 1.5 लीटर बचता है पूरे दिन में, और इसी को क्या कहते हैं? यूरिन। इसी को क्या कहते हैं बेटा? यूरिन कहते हैं। तो भाई देखो, इस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिन। बेटा यूरिन फॉर्मेशन की तीनों स्टेप्स ही, तीनों स्टेजेस ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो है ही है जीएफआर की वजह से और प्रेशर की वजह से, और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन भी है, क्योंकि अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर जो इंसान है, आदमी है, वो उठेगा नहीं बल्कि उठ जाएगा, क्योंकि इतना कुछ अगर बाहर आ गया, दिन में अगर 180 लीटर अगर फ्लूइड बाहर में आ गया, इतना तो उसका सारा वजन ही नहीं है, मतलब कि गायब भी हो जाएगा आदमी वहां से। क्या हो जाएगा? गायब भी हो जाएगा। इसलिए बेटा रीएब्जॉर्प्शन भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है किसकी? यूरिन फॉर्मेशन। किसकी है बेटा? अगर किसी भाई बंधु को लघु शंका हो या दीर्घ शंका हो या अति लघुत्रात्मक शंका हो या अन्य किसी भी प्रकार की शंका हो तो बताओ भाई यहां तक। हाँ बोलो बेटा। डीसीटी में बेटा असेंडिंग पार्ट, देखो भाई यहां पर क्या कहा कि लूप ऑफ हेनले के 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है बेटा। ये तो हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया हेयर पिन बैंड, और ये क्या हो गया? असेंडिंग। और अपन ने कहा कि लूप ऑफ हेनले के अंदर 15-20% तो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, है ना। 20% रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, 20% ही होता है पोटेशियम का, 25% होता है किसका? क्लोराइड का, और 10 से 20% रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? HCO3 आयन का होता है। अब देखो बात इंपॉर्टेंट क्या है कि लूप ऑफ हेनले का ये जो डिसेंडिंग पार्ट है, ये क्या है? इस डिसेंडिंग पार्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है। ये सॉरी होता है, डिसेंडिंग नहीं होता नहीं, बल्कि जो वाटर का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन केवल किस में होता है? डिसेंड। हमने देखा कि 15 से 20% लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पूरे लूप ऑफ हेनले में नहीं होता, केवल और केवल किस में होता है? डिसेंडिंग। और असेंडिंग में तो कतई नहीं हो। हालांकि हेयर पिन बैंड में भी 1-2-4% हो सकता है, लेकिन जो असेंडिंग है इसमें तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कतई नहीं होता, क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जो वाल है, इस वाल की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वाटर के प्रति क्या होती है? इम्परमिएबल होती है, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करती है बेटा। बल्कि जो डिसेंडिंग है इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वाटर के प्रति क्या होती है? परमिएबल होती है, उसको रीअब्जॉर्ब कर सकती है। भाई देखो लासिक्स एक प्रकार का लूप डायूरेटिक है। क्या है? तो नाम ही लूप डायूरेटिक है, तो साहब वो कहां पर काम करेगी? लूप ऑफ हेनले पे काम करेगी। कहां पे काम करेगी? लूप ऑफ हेनले पे। साहब लासिक्स एक प्रकार का डायूरेटिक है। क्या है? डाई, जिसका काम है यूरिन आउटपुट को क्या करना? इंक्रीज करना। अगर हमने किसी पेशेंट को क्या लगाया? लासिक्स लगाया, तो ये यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगी, और इसका नाम लासिक्स क्या है? लूप डायूरेटिक है। मतलब ये कहां पर काम करेगी? लूप ऑफ हेनले पे काम करेगी। मतलब लूप ऑफ हेनले में जो ये चीजें रीएब्जॉर्ब हो रही थी, इनको रीएब्जॉर्ब नहीं होने देगी। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था 15-20%, उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होएगा बेटा, और उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन के अंदर वाटर की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी, और यूरिन का आउटपुट भी क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए जब भी अपन लासिक्स लगाते हैं यूरिन आउटपुट क्या हो जाता है? ज्यादा, क्योंकि ये किस पे काम करता है? लूप ऑफ हेनले पे, और लूप ऑफ हेनले में जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसके रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देती है? ये कम कर देती है, और कम कर देती है तो ये वाटर ऐसे के ऐसे आगे यूरिन के रूप में बाहर निकलेगा, और यूरिन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। लासिक्स यहीं पर काम करती है ना। होते हैं जैसे कि पोटेशियम स्पेयरिंग भी होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम, वो पोटेशियम पंप के ऊपर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं?
अभी शायद पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, कि हमारा जो रीनल ट्यूबल्स होता है, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, रीनल ट्यूबल्स के अंदर क्या होती है बेटा, सेल्स होते हैं। कल मैंने बताया था ट्रांससेलुलर में, है ना, जिनको अपन ट्यूबुलर सेल्स कहते हैं। इनमें पोटेशियम और सोडियम के क्या होते हैं, पंप्स होते हैं। क्या होते हैं, पोटेशियम और सोडियम के पंप होते हैं, जो कि आपकी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। उसका इनके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। मतलब वो यूरिन आउटपुट को जब बढ़ाती है तो वो पोटेशियम पंप के ऊपर काम करती है ना, जिन्हें अपन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के नाम से जानते। और बोलो भाई, और किसी को कोई लघु शंका हो, दीर्घ शंका हो? क्या नहीं है? आगे बढ़ू मैं? ओके। तो भाई देखो, अपन ने रीनल सिस्टम का क्या पढ़ा सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। इट्स गुडिया, हेलो, क्या नाम है बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, अगर हम लासिक्स दे रहे हैं तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, और जो यूरिन आउटपुट ज्यादा आ रहा है इसमें वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। हाँ बोलो और कुछ? क्योंकि भाई अगर वाटर की मात्रा, भाई लूप ऑफ फैलने में 15 से 20% वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है, जो कि लासिक्स नहीं होने दे रही है, तो यूरिन के अंदर वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा होगा तो यूरिन क्या होएगा, डाइल्यूट होएगा। डाइल्यूट होएगा मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उस यूरिन के इधर जो सोल्यूट्स थे उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई, किसकी तुलना में, वाटर की तुलना में। बिकॉज वाटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगी बेटा, कम होगी। बेटा रो बेटा रो बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? रवितम नाम। भाई देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं, रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं हम? और रीनल सिस्टम में अभी अभी हमने पढ़ा, वो ये पढ़ रहे थे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन का फॉर्मेशन है, हमने इसका कुछ पार्ट कल भी डिस्कस कर लिया था, है ना, कि यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहली स्टेप है, और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन दूसरी स्टेप है, और ट्यूबुलर सीक्रेशन है तीसरी स्टेप है। ये रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन वाली स्टेप हमने आज पढ़ी। हमने देखा कि नेफ्रॉन की जो रीनल ट्यूबल होती है, पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी, इसमें किस किस का कितना कितना रीएब्जॉर्प्शन होता है। और हमने ये भी देखा कि रीनल ट्यूबल के कौन से पार्ट में किस किस का सीक्रेशन होता है। पीसीटी में H+ आयन का, अमोनिया का, क्रिएटिनिन का सीक्रेशन होता है। लूप ऑफ फैनले में केवल यूरिया का होता है, और डीसीटी में केवल किसका होता है, H+ आयन का। तो हमने आज ये 2 स्टेप क्या किए बेटा, डिस्कस किए। और इसके बाद में अब हम एक सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो कि रीनल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और रीनल सिस्टम का नहीं बेटा, उसे अपन इमरजेंसी कंपनसेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या भी कहते हैं अपन उसे, इमरजेंसी कंपनसेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बताइए, आप अनुमान लगाओ, देखिए उस सिस्टम का क्या नाम हो सकता है, उसका क्या नाम हो सकता है, जो रीनल सिस्टम से संबंधित है, जो इमरजेंसी में काम में आता है। सिस्टम इसलिए कह रहा हूं मैं उसे, क्योंकि उसमें एक चीज इन्वॉल्व नहीं है और एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग सब्सटेंसेज, प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम, ये क्या है उसके अंदर इन्वॉल्व है बेटा। इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं। बताइए, रेनिन सिस्टम को, हाँ कौन सा, रेनिन सिस्टम। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो बेटा आप हेडिंग लगा लो। आप क्या लगा लो, हेडिंग। रुको एक बार रुको। आपने अभी तक क्या सुना था, रा सिस्टम सुना था बेटा। क्या सुना था, जिसका आर से क्या है, रेनिन, ए से क्या है, एंजियोटेंसिन, और इस ए से क्या है, एल्डोस्टेरोन, और एस से क्या है, सिस्टम। ऐसे क्या है, लेकिन अब ध्यान रखना, आर ए जो है ये 2 नहीं है, ये कितने पढ़े जाते हैं, 3 पढ़े जाते हैं। कितने पढ़े जाते हैं, 3 पढ़े जाते हैं। और इस सिस्टम को कहा जाता है RSSS। क्या कहा जाता है बेटा, RSSS।
हाँ, अगर एग्जाम का पैटर्न अगर पहले जैसा ही होता तो मैं आपको RAAS ही पढ़ाता, रास सिस्टम ही पढ़ाता। लेकिन बेटा अब आजकल एग्जाम में बाल की भी क्या निकालते हैं, खाल निकालते हैं, तो अब RAAS से बातें नहीं बनेगी। आजकल इसे कहा जाता है RSSS। क्या कहा जाता है? RSSS। बोलने में राशि बोला जाएगा, बोलने में क्या बोला जाएगा? राशि बोला जाएगा। सर क्या है इसका पूरा नाम? कुछ तो हमें आइडिया है। क्या आइडिया है कि आर से तो क्या होएगा? रेनिन होएगा। आर से क्या होएगा? सर ए वाले की भी पता है, ए से होएगा एंजियोटेंसिन। ऐसे क्या होएगा? एंजियोटेंसिन। दूसरे वाले ऐसे भी हमें पता है सर, इससे क्या होगा? एल्डोस्टेरोन। इससे क्या होगा भाई? एल्डोस्टेरोन। अब ये तीसरे वाला ए है, ये क्या भला आ गया? तो बेटा ये आ गया एडीएच। ये क्या आ गया? एडीएच आ गया। और एस से है सिस्टम। एस से क्या है बेटा? सिस्टम। तो भाई देखो, रास का संधि विच्छेद हुआ, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, एडीएस सिस्टम। रास का पूरा नाम क्या हुआ बेटा? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ ए रास, है ना? अब देखो भाई, सभी, क्या आप में से कोई भी बच्चा, एनीवन, क्या कोई भी इस सिस्टम के बारे में कुछ जानता है कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है? एक छोटा मोटा या बड़ा छोटा कैसा भी आइडिया किसी के माइंड में है? हाँ, तो कैसे काम करता है बेटा ये? एक्स्ट्रा, हाँ, ग्लोमेरुलर। छोड़ा, पानी लेके आओ एक बच्चा, एक बोतल वहां रखी होगी पानी वाली, है ना? वहां रखी होगी, वहां उस पे बेटा, ना उठा लो। हाँ चलो भाई, ठीक है। और बताओ, और बच्चे बताओ, है ना? और कोई बताओ, आप बताओ क्या होता है रास सिस्टम, कैसे काम करता है? हाँ, संजय का पढ़ा हुआ है रीनल सिस्टम, संजय बताएगा भाई इसके बारे में। हाँ संजय, संजय आजकल उदास रहने लग गया, क्या बात है? सिलेक्शन नहीं होएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ है ना? कोई बात नहीं, है ना? देखो भाई, एक दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन लगे रहने से एक दिन जरूर होता है ना? और ऐसा भी नहीं है कि भाई संजय कितनी भी कोई एज भी नहीं हुई कि भाई कोई लास्ट एग्जाम था, है ना? क्योंकि अगर निराश होने से अगर सिलेक्शन होए तो मैं आपको खूब निराश होने की सलाह दूं, खूब उदास होने की सलाह दूं। लेकिन अगर उदास रहेंगे, निराश रहेंगे तो बाधाएं ज्यादा बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? अभी निराश रहेगा तो अभी जो पढ़ रहा है वो, उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलना है, उतना अंडरस्टैंडिंग रेशियो उसका नहीं रहना है। घर पे भी जो सेल्फ स्टडी की ड्यूरेशन है वो उतनी मेंटेन नहीं रहेगी बेटा, है ना? और तनाव नहीं लेना संजय। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप इस बैम में हो कि नोटिफिकेशन, अगर आप इस बैम में हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद में, एग्जाम डेट आने के बाद में पढ़ना शुरू करोगे, तो चाहे तुम कितना ही पढ़ लेना, नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नंबर नहीं आएगा। क्योंकि कई हजारों बच्चों आज से भी पहले या आज से पढ़ने लग गए हैं। किसके लिए? DSSS के लिए, ESIC के लिए और PGIG के लिए। और मानो 3 से 4 महीने में पक्का, तीनों भी नहीं तो 3 में से 2 वैकेंसी तो आपके सामने होंगी। होंगे नहीं, कंडक्ट एग्जाम तक क्या हो जाएगा? कंडक्ट हो जाएगा। 3 से 4 महीने, और ये बहुत अधिक समय नहीं है। आपको लगी रहा 3-4 महीने बहुत ज्यादा, पढ़ने बैठो 3-4 महीने बहुत कम पड़ जाएंगे। पढ़ने बैठोगे 3-4 महीने बहुत कम पड़ जाएंगे बेटा, है ना? तो अभी से स्टार्ट करने में फायदा है भाई, संजय पढ़ाई, है ना? हाँ। और अब ऐसा नहीं रहा कि 100 क्वेश्चन इस बुक से निकालिए, 100 उससे निकालिए, 200 इससे निकालिए और लो हो जाएगी, बात बन जाएगी। नहीं, ऐसे बात अब नहीं बनने वाली। अब तो आपको हर एक सब्जेक्ट को, हर एक सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप हायरार्की के साथ में डेप्थ के अंदर पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्योंकि अब क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते, इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं।
देखो भाई, पहली बात तो यहां से ऐसी है कि एक शब्द होता है कंपनसेटरी। एक शब्द क्या होता है? कंपनसेटरी शब्द बना है कंपनसेशन से। किससे बना है बेटा? कंपनसेशन से बना है। और कंपनसेशन का हिंदी में मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्या होता है? क्षतिपूर्ति। बोले तो जो नुकसान हुआ है उसकी क्या करना। जैसे भाई संजय को इस बार नोरसेट में क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इस बार ताबड़तोड़ जी तोड़ पढ़ाई करके और DSSB, ESIC या PGI, इन तीनों में से किसी में भी अपने नुकसान की क्या करेगा? भरपाई करेगा, सिलेक्शन लेकर के, है ना बेटा। इसी प्रकार जब हमारी बॉडी के अंदर कोई नुकसान होता है, और वो नुकसान किसका? फ्लूइड वॉल्यूम का। वो नुकसान किसका? किसी भी वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाए? कम हो जाए। तो जो फ्लूइड कम हो गया है, जो कमी हुई है, फ्लूइड की क्षति हुई है, इसको फुलफिल करने के लिए, मतलब इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हमारा जो सिस्टम काम करता है, वो कौन सा काम करता है? इस फ्लूइड को कौन कंपनसेट करेगा? रास सिस्टम। अगर फ्लूइड कम हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ब्लड वॉल्यूम कम है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा ज्यादा हो गया, हार्ट के ऊपर लोड क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा, तो कार्डियक प्रॉब्लम भी यहाँ पर हो जाएगी बेटा। बेबी हार्ट फेल्यूर भी यहाँ पर हो सकता है। तो मतलब फ्लूइड वॉल्यूम जो कम हो गया है किसी वजह से, इसको वापस क्या करना? रिस्टोर करना। ब्लड में जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसे क्या रखना? मेंटेन रखना, ताकि बीपी क्या रहे? मेंटेन रहे, ताकि टिश्यू परफ्यूजन रेट क्या रहे? नॉर्मल रहे, ताकि पेशेंट में हाइपोटेंशन या शॉक डेवलप नहीं हो बेटा। तो देखो ये जो हमारा सिस्टम है बेटा, इसमें एक बात तो आप लिख लेना। सर क्या लिख ले? कि RSSS सिस्टम प्ले इंपोर्टेंट रोल, प्लेज important रोल। रास सिस्टम में प्लेज इंपोर्टेंट रोल कहां पर सर? इन हाइपोवोलेमिक। इन शब्दों पे फोकस करना बेटा। हाइपोवोलेमिक, हाइपोटेंसिव, हाइपोवोलेमिक, हाइपोटेंसिव सिचुएशन। हाइपोटेंसिव का मतलब है हाइपोटेंशन, बीपी का क्या हो जाना? कम हो जाना। अब भाई देखो, बीपी के कम होने की कई सारी वजह होती है, जिनमें से पहली वजह, अगर वेजोडाइलेशन हो जाए तो भी बीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कार्डियक फेल्यूर हो जाए और हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा ठीक से, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो ही बीपी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो हार्ट काम नहीं कर रहा या वेसल्स डायलेट हो रही है, तो बेटा ऐसी कंडीशन में ये रास सिस्टम काम नहीं करता। ऐसी कंडीशन में रास सिस्टम काम नहीं कर। ये कब काम करता है? जब हाइपोवोलीमिया, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में कौन सा सिस्टम काम करता है? अब ऐसी सिचुएशन में ये रास सिस्टम बीपी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? बीपी को। ऐसी सिचुएशन में ये रास सिस्टम वोलीमिया, वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसलिए अगर आपसे पूछे कि रास सिस्टम बेटा कब एक्टिव होता है, कौन सी सिचुएशन में एक्टिव होता है, तो हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन के अंदर कौन एक्टिव होता है? रास सिस्टम एक्टिव होता है। देखो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूं और मैं आपसे यहां से कुछ पूछना चाहूं बेटा। ये हमारी बॉडी का सर्कुलेशन है और ये ब्लड है। इसमें ये हमारी बॉडी का सर्कुलेशन है बेटा, और ये क्या है? ब्लड है। अब ब्लड में सब कुछ है, प्लाज्मा भी है, वाटर भी है, ब्लड सेल भी है, यस और नो? और देखो हमारे सर्कुलेशन में या हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है ये किससे पहुंचता है? इनटेक से। भाई हम पानी पीते हैं और यही एकमात्र सोर्स है हमारी बॉडी में पानी जाने का, वाटर जाने का। इसके अलावा और तो कोई सोर्स नहीं है।
डिजीज कंडीशन में आईवी फ्लूइड देते हैं वो एक डिजीज कंडीशन की बात है, वो एक अलग है। हम तो नॉर्मल तथ्य की बातें कर रहे हैं। तो हमने वाटर क्या किया बेटा, इनटेक किया। अब इनटेक किया, हम तो करते ही रहते हैं, हर दिन वाटर इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? तो अगर हम वाटर इनटेक करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं, और ये वाटर अगर बाहर नहीं निकले तो क्या हो जाएगा? हाइपरवोलेमिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा बेटा। तो इस वाटर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमारी बॉडी से बेटा स्वीट के रूप में, किसके रूप में? स्वीट, पसीने के रूप में, और इसके साथ साथ में किसके रूप में? यूरिन के रूप में वाटर को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। हमने पानी पिया, जितना हमारी कैपेसिटी थी, जितनी हमारी बॉडी की आवश्यकता थी उतना पानी हमने पिया, और पीने के बाद में जितना निकलना था स्वीट के रूप में, यूरिन के रूप में, उतना निकल गया। अब बॉडी में बच गया वो क्या है? नॉर्मल अमाउंट है वाटर की, जो कि होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। एक बात सोचो, एक बात सोचो कि आप भाई कभी कहीं घूमने गए, थार के मरुस्थल में, रेगिस्तान में, राजस्थान में घूमने गए भी है ना, और वो भी गर्मियों के समय में। पानी की बोतल लेके तो गए थे, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि पता नहीं कब पीते पीते खत्म हो गया ना, पता ही नहीं लगा। तो आपका वाटर इनटेक क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। वाटर इनटेक क्या हो जाएगा? अब वाटर इनटेक तो क्या हो गया? कम हो गया। और ये जो स्वीट और ये जो यूरिन है बेटा, ये उतना ही बनता रहा जितना कि पहले बन रहा था। क्या? वाटर इनटेक क्या हो गया? कम हो गया। और ये स्वीट और यूरिन जितना पहले बन रहा था, अगर उतना ही बनता रहे, स्वीट और यूरिन के रूप में जितना पहले वाटर का लॉस हो रहा था, अभी भी अगर उतना ही वाटर का लॉस होता रहे, तो डेफिनेटली 100% हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। कई बार आप यहाँ पर भी, घर पर भी है ना, कुछ काम कर रहे हो, बिजी हो, पहुंच से दूर है पानी, तो आप कई घंटों तक पानी नहीं पीते, आपका गला सूख जाता है। आपका गला क्या हो जाता है? तो क्या उस वक्त आपका बीपी कम हो जाता है? नहीं होता। क्या बीपी, जब आप पानी नहीं पीते, किसी काम में बिजी हो, कुछ भी कोई वजह है, पानी आपने नहीं पिया, 5, 7, 8 घंटे से आपने नहीं पिया, तो आप यूरिन पास आउट कितनी बार करते हो? शायद ही करते हो, क्योंकि पिया ही नहीं तो बाहर आएगा नहीं। बल्कि बाहर तो आना चाहिए, बाहर तो आना है, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? किसने नहीं आने दिया? रास सिस्टम ने नहीं। भाई तू पानी पी नहीं रहा, और उतना यूरिन तू अगर बाहर निकालेगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉडी में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऐसा कर तू कि जो यूरिन के थ्रू पानी निकाल रहा था उसे निकालना बंद कर दे, उसे निकालना बंद कर देगा, तो ब्लड वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अंदर का होम्योस्टेसिस बना रहेगा, अंदर जो वाटर है उसका बैलेंस बना रहेगा। और जब मैंने रीनल सिस्टम पढ़ाया था, तब भी एक लाइन लिखा ही थी आपको नोट लगाकर कि रीनल सिस्टम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन। तो वही बात यहाँ पर आ रही है बेटा, यस और नो? कभी अपन पानी ज्यादा पी लेते हैं, जूस ज्यादा पी लेते हैं, किसी भी वे में बॉडी में पानी क्या जा रहा है? ज्यादा जा रहा है। भाई स्वीट और यूरिन का आउटपुट भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। किसने करने दिया? रास सिस्टम ने करने दिया। ये सारा काम जो करता है, ये कौन करता है? इसीलिए अपन ने कहा बेटा कि ये जो रास सिस्टम है, ये हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन में ही काम करता है। मतलब हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या हो? हाइपोटेंशन। जैसे किसी का आरटीए हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, 1.5 लीटर ब्लड का क्या हो गया? लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। रास सिस्टम काम करेगा। क्या काम करेगा? किसी को डायरिया हो गया, किसी को क्या हो गया? डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, मतलब वाटरी स्टूल पास आउट हो रहा है, वाटर का लॉस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो रास सिस्टम एक्टिवेट होएगा, यूरिन का आउटपुट क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? ताकि अंदर फ्लूइड का बैलेंस बना रहे, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल बना रहे, और हाइपोटेंशन नहीं हो बेटा। यस और नो? तो इसीलिए अपन कहते हैं कि जब जब हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन होती है, तब तब कौन काम करता है? रास सिस्टम काम करता है। कौन काम करता है? आप देखो भाई, ये जमाना चला गया, ये जमाना चला गया।
जब आप ऐसा पढ़ते थे कि भाई हमारी जो लीवर है, ये लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। क्या कहते हैं? एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। भाई इस एंजियोटेंसिनोजन को कौन है? रेनिन। कौन है? रेनिन, जो कि किडनी से क्या होता है? सीक्रेट होता है। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को बेटा कन्वर्ट कर देता है। सर किस में कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, इसको बेटा ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये किस प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है बेटा? ये वेजोकंस्ट्रिक्शन। ये किस प्रॉपर्टी का सब्सटेंस है? वेजो कंस्ट्रिक्टिव है ये। यस, ये क्या है बेटा? वेजो कंस्ट्रिक्टिव, वेजो कंस्ट्रिक्टिव, है ना। और मतलब कि एंजियोटेंसिन बनेगा तो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी, ब्लड प्रेशर क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। मतलब जो हाइपरटेंशन हुआ था, हाइपोटेंशन हुआ था, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। बीपी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऐसा पढ़ते थे पहले। अब इसका जमाना चला गया। अब इसका जमाना, बस कहीं भी जाके देखो, कुछ एक जगह को छोड़ करके मोस्ट ऑफ जगह बच्चों को ऐसा ही पढ़ाते हैं कि साहब यही होता है रास सिस्टम। क्या होता है? और इतना पढ़ा करके लो साहब हो गया पूरा रास सिस्टम। क्या हो गया? पूरा। लेकिन भाई इसका जमाना अबे चला, पूर्णतः इसका जमाना चला गया। कोई नहीं पूछता आपसे कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट किससे बना है, कोई नहीं पूछता कि एंजियोटेंसिन सेकंड किससे बना है। और यहां तक इसकी भी संभावना कमी है कि एंजियोटेंसिन सेकंड का काम क्या होता है। अब तो कुछ और ही कहानी पूछी जाती है। अब तो कुछ और ही कहानी पूछी जाती है आज के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपने एक हायरार्की लिखी क्या, है ना। फिर भी एक रफ आइडिया ले लो आप, है ना। हालांकि हम पूरी चीजों को संधि प्लस विच्छेद के साथ में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन एक हायरार्की बना लो कि सबसे पहले क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन। क्या होता है? एंजियोटेंसिनोजन। इसको रेनिन किस में कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ना। स्पेलिंग चाहे इधर देख लेना, है ना। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, है ना। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कौन? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें? एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड कैसा सब्सटेंस है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है बेटा। वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। और भाई जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगा तो बीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बीपी क्या होगा? इंक्रीज। मतलब जो हाइपोटेंशन हुआ था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। हाइपोटेंशन जो हुआ था वो क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों भाई? यही तो सुना था आपने राज सिस्टम के बारे में। इतना ही तो पढ़ा था आपने राज सिस्टम के बारे में। चलिए इतना लिख लिया सभी बच्चों ने? जल्दी से लिख लो बेटा, है ना। अब देखना कि राज सिस्टम के बारे में क्या क्या और कैसे। ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अभी पूरा पढ़ेंगे हम इसको, है ना। चलो तो भाई देखो 1 बाई राज सिस्टम के अंदर जो जो चीजें हैं
सभी का एक एक करके हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम किडनी पढ़ रहे हैं, किडनी रेनिन बनाती है, इसलिए भाई सबसे पहले अपन किसका जिक्र करेंगे, रेनिन का जिक्र करेंगे। सबसे पहले अपन किसका जिक्र करेंगे, रेनिन का जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात कि रेनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, कौन रेनिन को बनाती है, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, रेनिन का सीक्रेशन होता कब है। अभी मेरे में रेनिन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, आप में सीक्रेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी जिसमें रेनिन का सीक्रेशन होता होगा, है ना। तो हम और जब सीक्रेशन रेनिन का हो जाता है तो रेनिन क्या करता है, रेनिन क्या करता है, आप सिर्फ इतना जानते हो कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। लेकिन बेटा केवल यही काम नहीं होता है रेनिन का, केवल इतना सा काम ही नहीं है किसका, रेनिन का, और भी कई सारे काम है किसके, रेनिन के, जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले। तो भाई देखो, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं यहाँ पे बेटा, सर कैसा कह रहे हो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये था हमारा बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है भाई, बोमेन्स कैप्सूल है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा आर्टीरियोल है, अफरेंट आर्टीरियोल। बोमेन्स कैप्सूल में आया, कैपिलरी में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ग्लोमेरुलस, और बाहर क्या निकला, इफरेंट आर्टीरियोल। तो आप यहाँ से पहली लेबलिंग तो आपने ये की बेटा कि व्हाट इज दिस, दिस इज अफरेंट, दिस इज अफरेंट आर्टीरियोल, कि भाई ये क्या है, अफरेंट आर्टीरियोल है, यस और नो। बेटा होता क्या है कि इस अफरेंट आर्टीरियोल के पास में, इसके नजदीक, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, या फिर इस अफरेंट आर्टीरियोल के ऊपर दाएं बाएं, यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स होती हैं बेटा। इन्हें कहा जाता है, इन सेल्स को कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है, जुक्स्टाग्लोमेरुला। क्या कहा जाता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहा जाता है। इतना और ध्यान रखना कि इन्हीं जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का एक दूसरा नाम और है, सर क्या नाम है, मैकेनोरिसेप्टर। इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है भाई, मैकेनोरिसेप्टर। और इन्हीं का तीसरा नाम और है, सर वो क्या नाम है, मोडिफाइड, यस क्या नाम है, मोडिफाइड बैरोरिसेप्टर। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोडिफाइड बैरोरिसेप्टर भी कहते हैं। भाई देखो, एग्जाम में आप सिर्फ इसी बात का मत सोचो कि हाँ हमें पूछेगी साहब रेनिन कहाँ से आता है और ऑप्शन में मिल जाएगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ये मिले, हो सकता है मैकेनोरिसेप्टर मिले, हो सकता है मॉडिफाइड बैरोरिसेप्टर मिले, क्योंकि जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल का ही ये क्या है, दूसरा नाम। ये क्या है, दूसरा नाम। हर किसी का होता है, हर किसी का होता है। जैसे कि आपका क्या नाम है बेटा, खुशी नाम। भाई ये डॉक्यूमेंट्री नेम आपका है ना, डॉक्यूमेंट्री नेम है खुशी। तो घर पे आपका कोई निकनेम भी होगा, मैं नहीं पूछ रहा कि निकनेम क्या है, लेकिन कोई तो होगा, हर किसी का ही है। किसका है, हर किसी का ही है। अब देखो, आपका डॉक्यूमेंट्री नेम खुशी है और निकनेम आपका कुछ और है, तो निकनेम कुछ और होने की कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। हो सकता है कि आपकी हरकतें कुछ वैसी हो तो घर वालों ने प्यार से वैसा ही कहने आपने बुला दिया हो, है ना। कोई ना कोई तो वजह होगी निकनेम होने की, भाई ये इस वजह से इसका निकनेम है, ये है बेटा। इसी प्रकार जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को हम कहते हैं मैकेनोरिसेप्टर। तो कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। इसी को हम कहते हैं मॉडिफाइड बैरोरिसेप्टर। क्या कहते हैं इसी को, बैरोरिसेप्टर से बोलो तो इसका तो आपको पता होगा बेटा कि जो बैरोरिसेप्टर होते हैं ये प्रेशर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं,
प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, जैसे आपके आर्चो पायोटा में भी ये रिसेप्टर पाया जाता है, आपकी कैरोटिड आर्टरी में भी ये रिसेप्टर पाया जाता है। तो जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ये किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? प्रेशर के। जब भी ब्लड का प्रेशर कम हुआ ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन को मैसेज भेजते हैं ताकि यहाँ पर जो बीपी कम हुआ है उसको मैनेज किया जा सके, क्योंकि भाई हेडमास्टर तो कौन है? ब्रेन है। हेडमास्टर तो कौन है? सब भी जो कुछ भी होता है किसके आदेश से होता है? ब्रेन के आदेश से होता है। तो मतलब ये जो बैरो रिसेप्टर है ये कैसे रिसेप्टर है बेटा? प्रेशर सेंसिटिव। और मैकेनो का मतलब भी कि मैकेनिक मतलब दाब, मतलब प्रेशर, मतलब क्या है? मैकेनो का मतलब भी क्या है? दबाव है, प्रेशर है, मतलब मैकेनो रिसेप्टर मतलब प्रेशर के प्रति सेंसिटिव रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर प्रेशर के प्रति सेंसिटिव रिसेप्टर। कौन सी सेल है? जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। कौन सी है बेटा? जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। अब देखो साहब हुआ क्या कि हमारा ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये वाला जो सिस्टम है जिसको अपन ग्लोमेरुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ग्लोमेरुलर सिस्टम कहते हैं। ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलर सिस्टम कहा जाता है। और कल ही आपने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर होता है वो कितना होता है? 50 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? 50 mm ऑफ Hg होता है। अगर ये ग्लोमेरुलर सिस्टम में प्रेशर 50 mm ऑफ Hg है, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में अगर प्रेशर कितना है? 50 mm ऑफ Hg है तो क्या है? ठीक है। तो क्या है? ठीक है। अगर 50 से ज्यादा है तो भी ठीक है, 50 से ज्यादा है तो भी क्या है? ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भाई ने कोई भी बिजनेस कर रखा है, कोई दुकान खोल रखी है, शॉप खोल रखी है, अगर इनकम अगर नॉर्मल है तो क्या है? ठीक है। अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो भी क्या है? ठीक है कि नहीं है? बेटा वैसे ही अगर प्रेशर नॉर्मल है 50 है तो भी क्या है? ठीक है। रेनिन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रेशर 50 से ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो भी क्या है? ठीक है। तो भी इसमें रेनिन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात कब आती है? जब इस ग्लोमेरुलर सिस्टम में ये प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब इस आर्टेरियोल के अंदर, कैपिलरी के अंदर ये प्रेशर क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। और ये सेल कौन सी है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। ये कैसी सेल है? मैकेनो रिसेप्टर। कैसे हैं? बैरो। ये प्रेशर के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव होती है। तो जैसे यहाँ पर ब्लड का प्रेशर कम होता है, ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल या मैकेनो रिसेप्टर सेल क्या होती है? स्टिमुलेट। क्या होती है ये? और जैसे ये स्टिमुलेट होती है भाई, यही के यही तुरंत यही के यही ये क्या सीक्रेट कर देती है? रेनिन सीक्रेट कर देती है। क्या कर देती है बेटा? ये रेनिन सीक्रेट कर देती है। तो कहने का मतलब जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर कम होता है या ग्लोमेरुलर सिस्टम में प्रेशर क्या होता है? कम होता है, तो कौन स्टिमुलेट होती है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। और ये किसको सीक्रेट करती है? रेनिन को सीक्रेट करती है। और वो साइकिल शुरू हो जाएगी, फिर एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के द्वारा फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, यही बताएंगे बेटा रेनिन होता क्या है। तो भाई देखो रेनिन क्या होता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि इनको अपन केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, अपन केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो दो चीजों की रिएक्शन को कम या फिर ज्यादा कर देता है। अगर नहीं हो रही है तो रिएक्शन ये करवा देता है। जैसे कि ब्लड में खूब सारा क्या पड़ा था? एंजियोटेंसिनोजन पड़ा था। जो किसने बनाया था? लीवर ने बनाया था। जब तक रेनिन नहीं है, मतलब ये केमिकल नहीं है बेटा, तब तक तो एंजियोटेंसिनोजन ऐसे की ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये रेनिन आया, ये केमिकल आया, एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन के बीच में क्या होगी? रिएक्शन होगी। और एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंजियोटेंसिन
ये केमिकली कह सकते हैं बेटा इसे, जो सीक्रेट हो रहा है कहां से, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से। और कब सीक्रेट होता है, जब ग्लोमेरुलर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कौन स्टिमुलेट होती हैं, आप ऐसे बताओ मुझे कि ये जो ग्लोमेरुलर प्रेशर कम हो रहा है ये क्यों कम हो रहा है। ग्लोमेरुलर प्रेशर जो कम हो रहा है ये क्यों कम हो रहा है बेटा, ये कम इसलिए हो रहा है कि बीपी क्या हुआ है, कहीं ना कहीं कम हुआ है। सब बीपी कम क्यों हुआ, कि कहीं ना कहीं ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम क्या हुआ है, कम हुआ है। बोले तो मतलब क्या हुआ है बेटा, हाइपोवोलीमिया हुआ है। क्या हुआ है, अब साहब हाइपोवोलीमिया क्यों हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम क्यों हुआ, फ्लूइड वॉल्यूम कम क्यों हुआ, कई सारी वजह है। या तो बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया, इंटरनल हेमरेज हो सकता है, एक्सटर्नल हेमरेज हो सकता है, या फिर वाटर इनटेक क्या कर दिया आपने, कम कर दिया। यस और नो, तो मतलब इस, या फिर डायरिया के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। मतलब किसी न किसी वजह से, इन सभी वजह से क्या हुआ है, हाइपोवोलीमिया हुआ है। और हाइपोवोलीमिया होगा तो बीपी क्या होगा, कम। और बीपी ही कम है मतलब वेसल्स में ही ब्लड कम है, तो साहब ब्लड प्रेशर कम होना है तो इस ग्लोमेरुलर सिस्टम के अंदर भी ब्लड क्या जाएगा, कम ही जाएगा। तो यहाँ पर भी जो जीसीपी था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जीसीपी क्या हो जाएगा, कम। अब जैसे ही जीसीपी कम हुआ भाई, ये जो एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल है इन्हें कहा ही जाता है मैकेनोरिसेप्टर, इन्हें ऐसे नहीं कहा जाता मॉडिफाइड बायोरिसेप्टर। ये प्रेशर के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। जैसे ही यहाँ पर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, कौन है, ये जेजी सेल्स। और एक्टिव होकर क्या रिलीज करेंगी, रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन क्या करेगा, रेनिन ये करेगा जो मैंने आपको बताया था बेटा। सर रेनिन क्या करेगा, तो बेटा रेनिन क्या करेगा, हाँ ये रेनिन क्या करेगा, अभी मैंने लिखा था ना वो साइकिल, कि रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को, किसको, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एसी कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में। और एंजियोटेंसिन सेकंड कैसा है, वेजो कंस्ट्रिक्टिव है, मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी क्या होगा, ज्यादा होगा। बीपी मतलब बीपी कम हुआ था, बीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो हाइपोटेंशन हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो कंपनसेटिव हो जाएगा। और हमारी बॉडी कंपनसेशन ही तो चाहती है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो चाहती है, ताकि बॉडी के अंदर का होम्योस्टेसिस बना रहे, है ना। तो भाई देखो, पहला तो इस प्रकार से किसका सीक्रेशन होता है बेटा, रेनिन का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है, रेनिन। तो देखो बेटा, इसको आप लेबल कर लो, इसको आप क्या कर लो, लेबल। कैसे, कि भाई किसी भी वजह से क्या हुआ, हाइपोवोलीमिया हुआ। क्या हुआ बेटा, हाइपोवोलीमिया हुआ। हाइपोवोलीमिया हुआ तो ब्लड प्रेशर, बीपी क्या हुआ, कम हुआ। और जब बीपी कम हुआ तो जीसीपी, याद आ रहा है, जीसीपी ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ये क्या हुआ, कम हुआ। और जब जीसीपी कम हुआ तो अफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर जो सेल्स थी, कौन सी, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल, ये क्या हुई बेटा, स्टिमुलेट हुई। तो जीसीपी अगर कम हुआ तो कौन स्टिमुलेट हुई, स्टिमुलेट, हाँ, इन्हें प्यार से कहते हैं बेटा जेजी सेल्स। इन्हें प्यार से क्या कहते हैं, हाँ दीदी सेल नहीं, जेजी सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें, जेजी सेल्स कहते हैं। अब ये जेजी सेल स्टिमुलेट हुई तो बेटा किसका सिंथेसिस या किसका सीक्रेशन होएगा, तो अब इनसे सीक्रेशन होएगा बेटा किसका, रेनिन का। किसका सीक्रेशन होएगा, रेनिन का। तो पहली चीज राज सिस्टम की हमें मिल गई रेनिन। क्या मिल गई हमें, रेनिन मिल गई। अब यहाँ पे कुछ बातें आप और लिख लो। सर क्या लिख लें, एरो लगा करके या क्वेश्चन मार्क लगा करके। पहली बात लिखने की, क्योंकि रिवीजन में काम आएगी बेटा। सर क्या, कि जो रेनिन है ये सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है, जेजी सेल्स के द्वारा।
किसके द्वारा होता है? जेजी सेल्स के द्वारा। ठीक है सर, अगला तथ्य क्या होएगा? अगला तथ्य ये कि ये जो जेजी सेल्स होती है, जेजी सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड the afferent arteriole, कि जो जेजी सेल होती है ये किसके चारों तरफ पाई जाती हैं या कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती है? अफरेंट आर्टेरियोल के चारों तरफ पाई जाती है। यस और नो? अगला तथ्य सर वो क्या है? तो वो ये है कि इन जेजी सेल्स का एक नाम और है। सर क्या नाम है? जेजी सेल्स, हाँ, जेजी सेल्स आल्सो नोन एज मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो मतलब मैकेनिक, मतलब दबाव, मतलब प्रेशर, एंड और modified baroreceptor मैकेनोरिसेप्टर, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड बैरोरिसेप्टर कहते हैं। अगला तथ्य सर वो क्या है? अगला तथ्य ये है कि जेजी सेल्स आर sensitive to decrease pressure in glomerular system, कि ग्लोमेरुलर सिस्टम के अंदर अगर प्रेशर कम होता है तो इसके प्रति ये क्या होती है? सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव का मतलब क्या हो जाती है? स्टिमुलेट। जैसे आप कहते हो कि यार मैं तो है ना डस्ट के प्रति सेंसिटिव हूँ, डस्ट से मेरे को सेंसिटिविटी होती है, एलर्जी होती है, मतलब मेरी मास्ट सेल, मेरी म्यूकस मेम्ब्रेन डस्ट से इरिटेट होती है, स्टिमुलेट होती है। तो बेटा बिल्कुल वैसे ही जब ग्लोमेरुलर सिस्टम में प्रेशर कम होता है तो कौन स्टिमुलेट होती है? ये जेजी सेल स्टिमुलेट होती है, क्योंकि ये कम प्रेशर के प्रति क्या होती है? ज्यादा के प्रति नहीं होती है, या नॉर्मल है तो भी नहीं होती है, तो ये कम प्रेशर के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव होती है। कम प्रेशर के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव। सर कम प्रेशर के प्रति सेंसिटिव कैसे होती है? जैसे कि आप कहीं पर गए हो रिलेशन में, रिश्तेदारी में, अपने मामा के, बुआ के, है ना, कहीं पर गए हो, है ना, और जब खाना लगा रहे थे तो क्या डाले? चावल डाले। क्या डाले? चावल। अब भाई चावल जब डालते हैं, चावल में क्या डालते हैं? घी और शक्कर भी डालते हैं, है ना। तो चावल डाल रहा, आप देख रहे हो कि ठीक है जो भी डाल रहा है, शक्कर भी ठीक है जो भी डाल रहा है, लेकिन किस पे ध्यान रहता है? घी कम ना डाल दे, घी कम ना। और जैसे 1 चम्मच घी डाला, अरे यार 1-2 और डाल, 1-2 और डाल। घी के प्रति क्या है? सेंसिटिव। घी की मात्रा अच्छी है, चावल खाने में मजा आ जाता है। लेकिन यहाँ दाल चावल पसंद है लोगों को, है ना। यहाँ क्या पसंद? दाल चावल है। हमारे राजस्थान में दाल चावल तो शायद ही कोई खाता है। क्या चावल उबाल लेते हैं, शक्कर और घी डाल के खाते हैं। अब वो सबका अलग अलग टेस्ट है बेटा, है ना। हाँ, तो भाई देखो ये किसकी बात थी? रेनिन की बात। देखो यहाँ से एक नहीं अनेक क्वेश्चन। रेनिन कौन सी सेल से सीक्रेट होता है? दूसरा नाम क्या है इनका? तीसरा नाम क्या है? ये कहाँ पाई जाती हैं? ये किसके प्रति सेंसिटिव होती हैं? डिक्रीज प्रेशर। किसके अंदर? ग्लोमेरुलर सिस्टम या ग्लोमेरुलर कैपिलरी में कम प्रेशर के प्रति क्या होती है? सेंसिटिव। और ये सेल क्या बनाती हैं? तो देखो भाई, एक तो रेनिन तब आता है जब हाइपोवोलीमिया हो जाए, बीपी कम हो जाए और ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कम हो जाए,
तो ये मैक्रो रिसेप्टर जीजी सेल स्टिमुलेट होंगी और क्या होंगे, क्या आएगा, रेनिन रिलीज करेंगी, रेनिन आएगा बेटा। एक तरीका, एक सिस्टम और होता है रेनिन के सीक्रेशन का। क्या आपने कभी मैक्यूला डेंसा सेल का नाम सुना है? कहां पाई जाती है मैक्यूला डेंसा सेल, कहां पाई जाती है? ठीक है चलो, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी जान जाओगे आप। लेकिन मैक्यूला डेंसा सेल का काम क्या होता है? मैक्यूला डेंसा सेल का काम क्या होता है बेटा? अभी किसी ने बोला कि यस, सबने सुना है, आपने बोला बेटा है ना, बताइए क्या काम होता है मैक्यूला डेंसा सेल का? यस, जेक्स्ट्रा सेल को जेक्स्ट्रा सेल से सीक्रेट करवाती है, क्या रेनिन सीक्रेट करवाती है? पहले मैक्यूला डेंसा बनता है और फिर क्या बनता है, जेजी सेल बनती है। चलो भैया ना, इसको भी अपन पढ़ते हैं बेटा है ना। हाँ, इधर ये स्लाइड भी बढ़ गई है ना। अपन एक छोटे से ब्रेक के बाद में, किसके बाद में, एक छोटे से ब्रेक के बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको है ना। हाँ,